हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, तारीख है आज 6 अगस्त की और इतिहास में अगर 80 वर्ष पहले जाएं तो आज वही दिन था जब द्वितीय विश्व युद्ध का पटाक्षेप होना शुरू हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा विश्व डर गया और एक नई नकारात्मक संभावना ने जन्म लिया कि कभी भी किसी भी देश का संपूर्ण अस्तित्व मिटाया जा सकता है सिर्फ परमाणु बम द्वारा। जी हां, आज से ठीक 80 वर्ष पूर्व 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो दो परमाणु बम अमेरिका ने जापान पे गिराए थे, आज भी उनका असर जापान के उन क्षेत्रों यानी कि नागासाकी और हिरोशिमा में देखने को मिलता है। और कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बड़ी स्पेशल घटना थी। आज उसी पे विस्तार से उसकी पृष्ठभूमि को लेते हुए हर कोण और दृष्टिकोण पे हम बात करेंगे। अंत तक जरूर रुकिएगा क्योंकि कुछ प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पे बात करेंगे। हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, फिर हम देखेंगे परमाणु हथियारों का जो विकास है किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा होता है, उसके बाद हम जो पोट्समैन घोषणा और उसके बाद जो बमबारी शुरू हो जाती है हम उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसका मानवीय प्रभाव क्या पड़ा और किस किन प्रकार के नुकसान हुए। मतलब ये जो नुकसान है ये तो आप भी आजकल पढ़ते होंगे। ठीक है, फिर जापान ने जो आत्मसमर्पण किया और युद्ध की जो समाप्ति हुई उस पर बात करेंगे और फिर अंत में जो उसकी आफ्टरमैथ है थोड़ा सा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या वो ये कि प्रस्तावना इसकी कि क्या इसका इतिहास था। इतिहास ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और 6 अगस्त और 9 अगस्त में दो परमाणु बम अमेरिका ने गिरा दिए जापान पे। बताता चलूं कि अमेरिका यानी कि यूएसए, यूएसएसआर, यूके, ये सब देश एक तरफ थे और जापान, इटली, जर्मनी ये एक साइड थे और एक बड़ा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था जो कहीं ना कहीं किसी अहंकार का सबब था उस विश्व युद्ध पे। फिर कभी आज चूंकि इस घटना पे हम वीडियो बना रहे हैं तो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो जापान जिसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे हमला करके अमेरिका को छेड़ दिया था, उस अमेरिका ने जो रिप्लाई किया, अभी भी इतिहास अगर खुद को देखे तो उससे काले अक्षर में किसी विषय को नहीं लिखा जा सकता। तो क्या था कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की घटनाएं मानव इतिहास के सबसे काले दिनों में से शामिल हैं जो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे परमाणु बम गिराया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का अंत नहीं था बल्कि एक परमाणु युग की शुरुआत थी और उसके बाद जो प्रोलिफरेशन पूरे विश्व ने देखा। आज भी जब हम ईरान की और इजराइल के युद्ध की बात करते हैं या भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करते हैं तो जो चीज सबसे केंद्रीय धुरी में रहती है वो परमाणु बम ही रहते हैं। और समस्त विश्व, खासकर वो जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, वो अभी भी डरे हैं कि यार कब क्या नुकसान हो जाए। तो इस पे ही हम थोड़ा सा विस्तार पे चर्चा करेंगे। बताता चले कि एक अद्भुत प्रयोग तो स्टडी IQ ने भी किया पिछले 4 से 5 वर्षों में। जो हमने अपने P2I बैचेस हैं यानी कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के बैचेस, जैसे प्रतिज्ञा बैच आप हमारे सामने देख रहे हैं, इनमें जिस प्रकार से कोर्सेज को और उनके फीचर्स को ऐड किया है, मैं हमेशा कहता हूं गागर में सागर के समान है। जितना कहा जाए उतना कम। और देख लीजिए आप, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में बैचेस अवेलेबल है। 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ जाइए। 28-29 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड है ही, अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अच्छा, 12 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस P2I बैच में जिसमें बहुत सारे फीचर्स, PRP, P2I, MRP, SIM, देयर आर सो मेनी फीचर्स। और क्या है, आप जब हमारी वेबसाइट पे जाइएगा तो किसी भी, चाहे प्रतिज्ञा बैच को खोलिए या हमारे लॉन्ग टर्म बैच को खोलिए, आप ऊपर व्यू PDF पे जरूर जाइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी पूरी जर्नी उसमें लिखी है, एक बार जरूर पढ़िएगा, वो आपके लिए ही है। बाकी विकास लाइव कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे। अच्छा, मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास या इट्स विकास लाइव डालेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से रेस्पेक्टिवली आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं पॉइंट पे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, पहले इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या चीज थी द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति? 1939 से लेकर 1945 तक, जब तक इसका पटाक्षेप नहीं हुआ, जापान का आत्मसमर्पण, उधर हिटलर साहब की आत्महत्या, बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं इससे। खैर, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, और 1945 तक चला, ये सबने पढ़ा। अब है क्या कि जो इसका जो पैसिफिक रीजन था
वहां पे जापान और अमेरिका के बीच संघर्ष 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पे, इस पे मूवी भी बनी, आप जरूर देखिएगा, बेन एफ्लेक की शानदार मूवी। उसमें जो उसने हमला किया, उसके बाद से जो अमेरिका को, जिस कहते हैं ना कि सांप की पूंछ पे आपने लात रख दी तो वो फन तो आएगा ही ना। तो यूएसए शानदार तरीके से मजबूत था, उसको रिप्लाई करना ही था, उसने रिप्लाई कर दिया, जो आज तक इतिहास में काले अक्षरों में जिसको लिखा जाता है, जिसका बड़ा ही वो होता है। खैर आ जाते हैं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है। तो हुआ क्या कि 1939 में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को कहा कि जर्मनी जो है वो परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। अगर आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन पे कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो यहाँ पे जो उनका जर्मनी में इशूज क्रिएट होता है वो आपने जरूर देखा होगा। तो वो यूएसए को इन्फॉर्म करते हैं कि जर्मनी परमाणु बम पे काम कर रहा है, और इसके बाद यूएसए भी उसी प्रोजेक्ट पे लग जाता है। ठीक है, 1942 में अमेरिकी सरकार ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की स्थापना की, जो इसी परमाणु बम को क्रिएट करने को लेकर था। इसका नेतृत्व जनरल लेस्ली ग्रोव्स और किसने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, आपने ओपेनहाइमर मूवी जरूर देखी होगी, इन्हीं पे आधारित है, जिन्होंने इस परमाणु बम की स्थापना, इस परमाणु बम के निर्माण में अपना बहुत योगदान दिया। ठीक है, मुख्य केंद्र क्या क्या थे जहां पे बन रहा था, लॉस एलमोस न्यू मैक्सिको अनुसंधान और डिजाइन के लिए। ठीक है, और क्या था, ओक्रिस टेनेसी यूरेनियम संवर्धन के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा था इन क्षेत्रों का। ठीक है, और क्या था, हैनफोर्ड वाशिंगटन, ये प्लूटोनियम उत्पादन के लिए। आपको पता होगा ना, एक यूरेनियम एक प्लूटोनियम बम था जो फेंका गया था ऊपर से। तो ये दो क्षेत्रों पे इन पे काम लगातार चल रहा था। ठीक है, बात करें इसके आगे तो परमाणु हथियार का विकास किस प्रकार से हुआ उस पर देख लेते हैं। दो प्रकार के बम थे, यूरेनियम बम लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, दूसरा जो था आपने वैसे थंबनेल में देख लिया होगा, प्लूटोनियम बम था फैट मैन जो नागासाकी पे गिराया गया था। तो एक हिरोशिमा पे, एक नागासाकी पे, दोनों अलग अलग प्रकार के थे, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ठीक है, अच्छा, पहला परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो में ट्रिनिटी टेस्ट जो है उसके रूप में किया गया था। मैं इसलिए झुक रहा हूं क्योंकि ये शाइन कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो कई बार दिखता ही नहीं है कि अगली लाइन में क्या चीजें यहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, बम गिराने के कारण और जो निर्णय, जो प्रतिक्रिया आई, जो चेंजेस आए उसको देख लेते हैं। तो राजनीतिक और सैन्य कारण, निश्चित तौर पर पॉलिटिकली और जो उनका नुकसान हुआ था उस कारण उन्होंने तय किया था कि हम बम गिराएंगे, यूएसए ने। अच्छा, क्या है अमेरिकी दृष्टिकोण क्या था इस पे, युद्ध की शीघ्र समाप्ति, जल्दी खत्म करो यार, जापान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाए, जापान के आत्मसमर्पण के लिए दबाव बनाना। दूसरा क्या था, जान माल की बचत, ऑपरेशन डाउनफॉल, जापान पर भूमि आक्रमण से बचना। ऐसा माना जा रहा था कि उसमें 5 से 10 लाख अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु हो सकती है जो वहां पे गए हुए हैं, जो वहां पे जापान में ग्राउंड लेवल पे हैं, तो कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए इसलिए ऊपर से गिरा दिया गया। हालांकि कोई सकारात्मक समाधान तो नहीं निकाला उन्होंने, पर ठीक है। सोवियत संघ को संदेश, नई शक्ति संतुलन में अमेरिकी प्रभुत्व को स्थापित करना। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, बिल्कुल वैसी स्थिति है ये वाली। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी थी। राष्ट्रीय गौरव, पर्ल हार्बर का बदला लेना, ये सबसे बड़ी बात थी। मैंने कहा ना कि सांप की पूंछ पे जो इन्होंने पांव रख दिया, गलत किया। जापान की स्थिति क्या थी, वो चाह रहा था जापान की युद्ध लगातार जारी रहे, वो अपने अनुमान में था। ठीक है, वो बाद में जब इतने नुकसान के बाद जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया, अगर कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन पहले कॉल पे कर लिया होता तो शायद ये स्थिति ना देखनी होती। ठीक है, सम्मानजनक तौर पे आत्मसमर्पण की चाह, अगर आत्मसमर्पण भी हो तो सम्मानजनक तौर पे हो, ये भी चाहते थे। ठीक है, और क्या थे, घरोली मोर्चे पे क्यामिकेज, क्या है क्यामिकेज, मतलब जापानी में इसको कहते हैं आत्मघाती हमले की तैयारी। तो वो ये चाह रहे थे कि इस प्रकार के आत्मघाती हमला करें कि जो यूएसए के जो ट्रूप्स वहां पे हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। व्हाट दे वांटेड टू डू फ्रॉम दिस, बट उनको नहीं पता था कि जिस सांप की पूंछ पे उन्होंने पांव रखा है वो सांप ऐसे जहरों के साथ तैयार है जो विश्व ने कभी देखे नहीं थे। ठीक है, चलिए बात करें इसके आगे की। तो पोट्समैन घोषणा क्या थी, 26 जुलाई 1945 को अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। जापान ने इसे मोकुसात्सु यानी मौन द्वारा अनदेखा किया। मोकुसात्सु मतलब कि दे सॉ बट दे इग्नोर, ये नहीं करना चाहिए था। पहले बोला गया, देखो ना, सीधे सीधे बोला गया कि ये चीज आपको करनी है। खैर, बात करें इसके बाद की तो हमलों का विवरण क्या था। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर गिरा दिया। ठीक है, क्या है, सुबह 8:15 बजे स्थानीय समय के हिसाब से एनोला गे B-29 में पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स थे। बम का नाम लिटिल बॉय था। 1968 फीट की ऊंचाई पे गिराया गया जहां पे इसका विस्फोट हुआ। ठीक है, तत्काल प्रभाव क्या हुआ,
4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान, क्योंकि न्यूक्लियर में अथाह एनर्जी होती है। जरा मुझे बताएंगे ये विखंडन है या संलयन है, ये जो न्यूक्लियर बम है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। बाकी यूपीएससी के प्रश्न है भी इसके लिए, ठीक है। बात करें विकिरण और गर्मी की लहरें निश्चित तौर पे निकली। आज तक जब उसका असर देखा जाता है तो उस समय क्या खतरनाक प्रभाव रहा होगा। शहर का 69% हिस्सा जो था वो इस युद्ध में नष्ट हो गया, ठीक है। तत्काल लगभग 80,000 लोगों की मृत्यु हुई। लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारे लोग मरे थे, अभी उसकी डेटा पे भी आएंगे। नागासाकी की बात की जाए तो 9 अगस्त को वहां पे हुआ था। 11:02 पे स्थानीय समय विमान बॉक्सकॉर B-29 बॉम्बर था। पायलट मेजर चार्ल्स स्विनी थे। बम का नाम था फैट मैन। 1650 फीट की ऊंचाई पे इसको गिराया गया था। तत्काल प्रभाव क्या था? अधिक शक्तिशाली बम था, चूंकि ये प्लूटोनियम आधारित था, ठीक है। प्लूटोनियम और उसमें यूरेनियम में क्या डिफरेंस है, क्यों ये ज्यादा ताकतवर है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, ठीक है। शहर का 44% हिस्सा नष्ट हो गया था। और क्या था इसमें देखा जाए तो लगभग 40,000 लोग मरे थे। तो यहाँ पे 80,000 के आसपास, यहाँ पे 40,000 के आसपास लोग, यानी कि तत्काल 1,20,000 लोग 3 दिन में मर चुके थे। पर धीमे धीमे लोग और मरते जा रहे थे, ठीक है। मानवीय प्रभाव नुकसान की बात की जाए तो तत्काल प्रभाव को और अगर एलोबरेट किया जाए तो 1945 के अंत तक लगभग 1,40,000 लोग मर चुके थे। पहली बात तो ये। हिरोशिमा नागासाकी में अगर देखा जाए तो लगभग 74,000। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 2 लाख लोग यहाँ पे मर चुके थे, ठीक है। फिर क्या था, कुल मिला के लगभग 2,10,000 लोग इनफैक्ट मर गए यहाँ पे। घायल और प्रभावित लाखों लोग घायल रहे। विकिरण से प्रभावित जो हिबाकुशा, जो परमाणु बम के जो बचे हुए लोग थे, इनको हिबाकुशु कहा गया। वो बहुत ही आपको पता होना चाहिए, भी हाल में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के लिए। मुझे बताएंगे क्या उनका इससे, यानी कि जो ये नागासाकी और हिरोशिमा में जो बमबारी हुई, इससे कुछ रिलेशन है क्या उनका? कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और अगर बात की जाए और प्रभावों की तो दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव क्या रहे? विकिरण जनित बीमारियां अभी भी, कैंसर, ल्यूकीमिया सबसे सामान्य अभी भी देखी जाती है। इसके अलावा जो जेनेटिक उत्परिवर्तन है वो भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो जन्म दोष है, बाई बर्थ जो शरीर में परिवर्तन है, वो बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा बांझपन की समस्याएं अभी भी। और देखियो विकिरण कब किस दिशा में किस चीज को ट्रिगर कर रहा है, किस उत्परिवर्तन को जन्म दे रहा है, यू नेवर नो। और यहाँ पे तो अथाह जो परमाणु बम गिरा, उससे जो अथाह ऊर्जा निकली, अथाह विकिरण निकले, उन्होंने अलग स्तर पे हर ह्यूमन जो क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम था उसको टारगेट किया, ठीक है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मतलब ये तो मतलब मैं जितने भी आपको बता रहा हूं ये एक क्लीशे हो चुका है इस समय, क्योंकि आपने हजारों आर्टिकल अब तक पढ़े होंगे कि किस प्रकार से लोग अभी भी नकारात्मक उत्परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ठीक है। अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो 1947 में अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब कैजुअलिटी कमीशन की स्थापना की थी। बाद में रेडिएशन इफेक्ट्स रिसर्च फाउंडेशन बनाई, ठीक है। और कहीं ना कहीं यूएसए को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि बदला लेने के लिए ही सही जो उन्होंने कार्य किया, इतिहास उसको बहुत सकारात्मक तरीके से हमेशा याद नहीं रखेगा, जिस प्रकार से जो नुकसान हुआ, ठीक है। खैर, मानवीय प्रभाव और नुकसान में कुछ और बातों की बात कर ली जाए तो क्या हुआ? भौतिक संरचनाओं के हिसाब से तो 92% इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हिरोशिमा में। उसके अलावा अस्पताल, स्कूल, मंदिर, ऑफकोर्स सभी नष्ट। मंदिर मतलब उनके जो चर्चेस वगैरह थे। परिवहन व्यवस्था पूर्णतः 92% शहर अगर नष्ट हो चुका है तो परिवहन व्यवस्था अच्छी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। सोचो दोबारा से उन्होंने कैसे रिट्रैक्ट किया होगा ना। नागासाकी की बात की जाए तो 44% शहरी क्षेत्र नष्ट हो चुका था। मित्सुबिशी शिपयार्ड में भारी क्षति थी, बड़ा फेमस शिपयार्ड था। अगर आप उस समय के नौवहन को देखें और पोर्ट सिस्टम को देखें तो वन ऑफ द फेमस, ठीक है। कैथेड्रल और ऐतिहासिक इमारतें सभी नष्ट हो चुकी थी। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है कि विकिरण संदूषण, मिट्टी, पानी और हवा का संदूषण आज भी देखा जाता है, आज भी देखा जाता है। इसके अलावा वनस्पति, जीव जंतु जो प्रभाव था वो तो बाय कॉमन ही था। और कृषि भूमि का जो नुकसान हुआ वो अभी भी पूरित नहीं हो सका है। और आज भी जापान जिस स्थिति में देखने को मिलता है, ठीक है, आज भी जापान ने जो मतलब इवन आप सुनामी की बात कर लीजिए, पता नहीं कितने बड़े झंझावतों को झेलते हुए जापान जिस प्रकार से खड़ा है, हैट्स ऑफ, ठीक है। बात करते हैं आगे तो यूपीएससी से जुड़े कुछ प्रश्न पे बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है ये ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अच्छा, इससे पहले एक थोड़े से बेसिक से कंक्लूजन की बात कर लें, ठीक है। प्रश्न तो होते रहेंगे। इतिहास में जब हम परमाणु बम गिराए जाने की बात करते हैं और लिटिल बॉय फैट बॉय की बात आती है, तो फैट मैन की बात आती है, तो कई स्टूडेंट्स को और कई बार मैंने यूट्यूबर्स को देखा है कि बड़े एक्साइटेड होकर बताते हैं। आपको क्या लगता है अगर ये शुरुआत यूएसए के द्वारा न की गई होती तो क्या आज का जो विश्व है वो कुछ अलग होता? एनपीटी और सीटीबीटी जैसे जो हम संधियां देख रहे हैं, क्या ये आज भी हमें दिखती, या
इनका प्रोलिफरेशन क्या इस तरीके से होता जिस प्रकार से आज दुनिया पूरी देख रही है, ईरान, चीन, इजराइल, पाकिस्तान, भारत, जिस अंधदौड़ में सब लगे हुए हैं, क्या ये होता? और आपका क्या मानना है कि ये यूएसए ने जो हमले किए, क्या ये सही थे, क्या ये तार्किक थे? विश्व इतिहास में विरस सर आपको यूट्यूब पे लगातार पढ़ा रहे हैं, बेशक वो इसको बहुत बेहतर तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि आज 80 वर्ष हो गए एक ऐसे चीज की जिसने इतिहास को आज भी कलंकित करके रखा हुआ है, उस पर आज मुझे करंट अफेयर्स लेना था, तो मैंने इसको डिस्कस किया। निश्चित तौर पे विरस सर इसको और विस्तार से लेंगे, आप वहां पे जरूर देखिएगा उनकी क्लास में, हमारे लाइव सेक्शन में। चलिए, ये नीचे में इसका क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको पढ़ दूंगा। पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय यूरेनियम आधारित था। नागासाकी पे गिराया गया बम फैट मैन प्लूटोनियम आधारित था। ठीक है, दोनों बम एक ही दिन गिराए गए थे। अगला क्या है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उपरोक्त में से कौन से सही है कौन से नहीं, केवल 1 2, केवल 1 2 4, केवल 2 3, केवल 1 2 3 4। तो ABCD में उत्तर सही क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की घटना ने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किया बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की। इस कथन के आलोक में परमाणु हथियारों के विकास और उनके राजनीतिक, सामरिक तथा नैतिक आयामों का विश्लेषण करते हुए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था पर, ठीक है, इसके प्रभावों की समीक्षा करें। भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में इस ऐतिहासिक घटना की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें। 250 शब्दों में 15 मिनट में अगर उत्तर लिख सकें तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी यानी कि vikas.singh@studyIQ.com पे मुझे भेज सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस कमेंट में, मतलब वीडियो के कमेंट में भी आप भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मुझे आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का नया बैच को बताता चलूं, 10 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो रहा है, देर मत करो। ऑप्शनल चुनना है ना, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी, दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। सबसे ज्यादा औसत नंबर इस पे मिलते हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन मिलते हैं, तो देर नहीं करना है। ठीक है, 10 अगस्त तक जुड़ जाओ इससे। विकास लाइक कोड का प्रयोग करोगे तो डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगा। बाकी मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आपको पहले भी बता चुका हूं, स्कैन करके जुड़ सकते हैं, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।